हेलो गाइस, आई होप आप लोग सभी अच्छे होंगे। और जैसे कि अपना एग्ज़ाम आ रहा है आर ओ का, तो उसी के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो इस वीडियो में हम 2001 से लेके और 2021 तक के जितने भी हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम देखेंगे, ताकि ये आइडिया लगा सकें कि कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और हाँ, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो UPPCS आर ओ में PYQ से रिपीट होते हैं, तो वो भी हम अच्छे से करते हुए चलेंगे, ताकि PYQ से जो आते हुए क्वेश्चन है वो गलत ना हो। ठीक है, ये हमें एज प्रोवाइड करा देते हैं एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो अपना स्टार्ट करते हैं। ये है 2021 का मुख्य परीक्षा का पेपर। तो इसमें हम हिस्ट्री से क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को किसने भारत पर आक्रमण करने के लिए निमंत्रण किया था। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है उस्ताद अली, मुस्तफ़ा, हसन खान और दौलत खान। तो देखो, दौलत खान अगर लोधी दे रखा होता तो ये ऑप्शन आसान हो जाता, क्योंकि बाबर का युद्ध इब्राहिम लोधी के साथ हुआ था, ये हमें पता है। तो किसी उसके साथी ने ही, इब्राहिम लोधी के साथी ने ही निमंत्रण दिया होगा। ठीक है, गद्दी को पाने के लिए। तो अब इसमें लोधी नहीं है, तो इसलिए मतलब क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए ये थोड़ा टफ हो जाता है, और इसलिए ये फैक्ट याद करना भी जरूरी हो जाता है। अफगानिस्तान पर आधिपत्य के समय बाबर को पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी, इसका पूरा नाम दौलत खान लोधी था, और लोधी दिया नहीं है। ठीक है, इसलिए नहीं दिया ताकि आसान ना हो अटेम्प्ट करना। लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था। किसने? दौलत खान लोधी और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने। वास्तव में दौलत खान की यह सोच थी कि बाबर भी तैमूर की तरह भारत को लूटकर वापस अपने देश चला जाएगा, जिससे इब्राहिम लोधी की स्थिति कमजोर होगी और जिसका लाभ उठाकर अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है। आर ओ के लिए अभी हमने मुगल का क्वेश्चन देखा था, मुगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दूसरा है पुस्तक भी इंपॉर्टेंट है आर ओ एग्जाम के लिए। तो डेथ इन बनारस किसने? जोनाथन पेरी। देखो, मीना कौशिक है, BD त्रिपाठी, रॉन बेबेरेट और जोनाथन पेरी। तो इसका आंसर जोनाथन पेरी है। डेथ इन बनारस के लेखक जोनाथन पेरी हैं, और इनकी अन्य पुस्तक के नाम है पॉलिटिक्स ऑफ पेट्रोटिज्म और क्लासेस ऑफ लेबर, कास्ट एंड किनशिप इन कांगड़ा। ये सब इनकी पुस्तक के नाम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से ये पुस्तक और लेखक का क्वेश्चन आया हुआ है, तो पुस्तक इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो रास पंचाधाई है, चैतन्य भागवत है, चैतन्य मंगल है और भक्ति रत्नाकर है। ये थोड़ा टफ था क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो, चैतन्य तो चैतन्य ही दे रखे हैं, भागवत अलग है, मंगल अलग है। तो रास पंचाधाई ये है नंददास, इनके लेखक नंददास हैं। चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास, और चैतन्य मंगल के हैं जयनंदा, भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती। एक बार आंसर में देख लेते हैं। तो रास पंचाधाई हमने नंददास देखा, इसके लेखक है। चैतन्य भागवत के हैं वृंदावन दास। ठीक है, भागवत तो वृंदावन दास, मंगल करेंगे जयनंदा, चैतन्य मंगल जयनंदा। भक्ति रत्नाकर जो है वो नरहरि चक्रवर्ती। ठीक है, तो इन्हें साथ ही साथ याद करते हुए भी चलना, ताकि अगर यहाँ से ऑप्शन से भी क्वेश्चन बने तो हम कर ले जाएँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। तो इसमें पूछा है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले भारतीय नेताओं में कौन था। ठीक है, जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। महात्मा गांधी ने दूसरे में ही लिया था केवल। BS मुंजे ने पता नहीं लिया था। BR अम्बेडकर, इन्होंने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। CY चिंतामणि, तो ये भी हम पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जबकि जो महात्मा गांधी ने, इन्होंने सिर्फ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने सम्मेलन में कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। इसके अतिरिक्त एनी बेसेंट तथा सरोजिनी नायडू ने भारतीय महिलाओं का प्रतिनिधित्व द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये है सिरसा सूरी का। तो ये भी मिडाइवल का मुगलों से है। ठीक है, तो सिरसा सूरी के संदर्भ में कौन सा सही है? तो वह एक शानदार प्रशासनिक व्यवस्था के निर्माता थे। सही है। हालांकि एक शासक के रूप में उनके गुण युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से अधिक उल्लेखनीय नहीं थे। तो ये हम गलत मान सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ी नेगेटिविटी वाला ऑप्शन है। ठीक है, नेगेटिव साउंड कर रहा है, तो ये देख लेते हैं। आंसर यही है। तो मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सिरसा सूरी न सिर्फ एक शासक के रूप में प्रसिद्ध थे, बल्कि वह सुदृढ़ प्रशासनिक, आर्थिक, सैन्य व्यवस्थापक आदि के रूप में भी प्रसिद्ध थे। वास्तव में उनकी जो प्रसिद्धि का मूल कारण जो है युद्ध विजय से इतर उसके प्रशासनिक व्यवस्था में ही निहित था। अब देखो, इन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड भी बनवाई थी। ठीक है, और शासक के रूप में उन्होंने काफ़ी कार्य किए थे, प्रशासनिक कार्य। ठीक है, प्रशासनिक जैसे आर्थिक भी किए थे, सैन्य भी किए थे। तो ये नहीं माना जा सकता कि युद्ध के मैदान पर उनकी जीत से उल्लेखनीय नहीं थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये भी मुगलों से है। ठीक है, तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुन्हा का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था शेरशाह। तो दिल्ली के पुराने किले के भीतर बनी मस्जिद किला एक कुन्हा का निर्माण शेरशाह ने कराया था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित करने के बाद अपने निजी इस्तेमाल के लिए मस्जिद का निर्माण कराया था, जो उनकी शाही आकांक्षा का प्रतीक बन गया था। तो ये मुगल इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था, कौन नहीं था? तो राजा मानसिंह तोमर, तानसेन तो थे अकबर के टाइम पे, सदारंग, अदारंग या मालगुजरी। ठीक है, तो हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में राजा मानसिंह तोमर, तानसेन, सदारंग, अदारंग आदि महान विभूति का विशेष योगदान है, पर मालगुजरी का एक गायन राग है। ये नहीं होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है, स्थल और उनके तीर्थंकर कौन कौन से थे। ठीक है, किस स्थल से कौन से तीर्थंकर संबंधित है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आर के लिए। ठीक है, महाजनपद से क्वेश्चन है ये। तो ये जैन धर्म से क्वेश्चन है, सॉरी। तो इसमें पूछा है ऋषभनाथ, पद्म प्रभु और सुविधानाथ और संभवनाथ। तो इसमें अगर हम श्रावस्ती को मिलान करें, संभवनाथ जो थे वो श्रावस्ती से रिलेटेड थे। ऋषभनाथ जो थे वो अयोध्या से थे। काकंदी ये सुविधानाथ थे, इनसे रिलेटेड थे। और पद्म प्रभु जो थे वो पाभूसा इससे रिलेटेड थे। ठीक है, याद कैसे करेंगे? तो श्रावस्ती में गांधी जी बौद्ध जी थे, बुद्ध जी, उन्होंने सबसे ज़्यादा यहाँ पे उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। तो संभवनाथ श्रावस्ती के थे। सुविधानाथ
जो थे काकंदी के थे ऋषभनाथ, ऋषभनाथ से अयोध्या याद रखना, ऋषभनाथ। जो सबसे पहले के जैन तीर्थंकर थे वो अयोध्या से संबंधित थे। पद्म प्रभु पबोसा से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध जो पुस्तक थी गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किस भाषा में लिखी थी? तो ये फारसी में लिखी गई थी। राजा राम मोहन राय ने 1809 में प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट इस एक ईश्वरवादियों का उपहार फारसी भाषा में लिखी गई थी। 1815 में आत्मीय सभा और 1828 में ब्रह्म सभा का गठन भी किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिर मुगलों से आया है। देखो अकबर यहाँ पे बादशाह दिए हैं और दीवान दिए हैं, तो किस बादशाह का कौन सा दीवान था? अकबर का था मुजफ्फर खान, जहांगीर का था गियास बेग एतमतुल्ला और शाहजहाँ का था सादुल्ला खान, औरंगजेब का था असद खान। ठीक है, ये एक बार यहाँ देख लेते हैं। अकबर का मुजफ्फर खान, ठीक है, जहांगीर का गियास बेग एतमतुल्ला, शाहजहाँ का सादुल्ला खान और औरंगजेब और ऐसे असद खान। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें दे रखे स्मारक, इसमें दे रखे निर्माता, मिलान करने हैं। ठीक है, तो अटाला देवी मस्जिद किसकी थी? इब्राहिम शाह सरकी की। छोटा सोना मस्जिद वली मोहम्मद की थी। कदम रसूल नुसरत शाह का। अदीना मस्जिद पंडुआ तो ये थी सिकंदर शाह की। एक बार नीचे देख लेते हैं, अटाला देवी मस्जिद जो थी इब्राहिम शाह सरकी की, छोटा शाह मस्जिद वली मोहम्मद की और कदम रसूल नुसरत शाह की, अदीना मस्जिद पंडुआ सिकंदर शाह की। ठीक है, अटाला तो ये काफ़ी एग्जाम में पूछा भी गया है, अटाला देवी मस्जिद इब्राहिम शाह सरकी। ठीक है, ये याद रखना अच्छे से। अगला क्वेश्चन आता है कि क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? 1562 में। देखो ये मुगलों से है, क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में पूछा गया है। तो अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह कब हुआ था? 1562 में। ठीक है, उससे पहले मालवा पर मुगल आक्रमण हो चुका था, तो 1561 में पहले ये आएगा, फिर ये आएगा। उसके बाद उड़ीसा पर कररानी की विजय हुई और फिर उसके बाद तुकारोई का युद्ध हुआ लास्ट में। ठीक है, ये नीचे भी यही दे रखा है, मालवा का मुगल आक्रमण हुआ, दूसरे में ये हुआ था अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह। अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, 1565 नहीं 1575 होगा ये। ठीक है, अम्बेर की राजकुमारी से अकबर का विवाह 1562 में, उड़ीसा पर कररानी की विजय 1567 में, तुकारोई का जो युद्ध हुआ था 1575 में हुआ था। सॉरी ये पूरा ही गड़बड़ा दिया मैंने। उड़ीसा की ये और ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था, कौन सा नहीं था? रंगलाल, नवीन चंद्र सेन, हेमचंद्र बनर्जी। तो जो शिव कुमार बटालवी जो थे वो स्वाधीनता पूर्व भारत के राष्ट्रवादी कवि नहीं थे, वो रोमांटिक कवि थे जिनकी रचनाएं थी आरती, लाजवंती, लूना और अलविदा। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था। ठीक है, मिलना काफ़ी मुश्किल है इसका। तो 2021 मेंस के क्वेश्चन खत्म हो गए, अब हम 2021 प्री के क्वेश्चन देखते हैं जो हिस्ट्री में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, विदेश यात्री और भारत भ्रमण वर्ष। ठीक है, तो इसमें था फायान, हिंसांग, इत्सिंग और अलमशूदी। ठीक है, तो ये तीनों चाइनीज़ थे विदेश यात्री। इनका देख लेते हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा है। तो फायान ये हमें पता है कि 399 से जो 414 ईस्वी में आया था। हिंसांग जो था 629 से 645 में आया था, ये हर्षवर्धन काल में आया था। इत्सिंग जो आया था वो आया था 679 से 695, अलमसूदी 957। अब देखो इन दोनों का कन्फ्यूजिंग कर दिया है इन्होंने। अब यहाँ देख लेते हैं, जो फायान 399 से 414 है, हिंसांग 629 से 645, ये सही है। इत्सिंग जो आया था दो बार उसका टाइम पीरियड है, एक तो था 671 से 72 के बीच और एक था 693 के बीच, और यहाँ पे दे रखा है 79 से और 95 तक। ठीक है, अलमसूदी का था 915 से 916 के बीच और ये 957 दे रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किन राजा या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया था? ठीक है, तो देखो हर्षवर्धन, गोपाल, यशोवर्मन या नंदीवर्मन पल्लव, इनमें से देखना है। और हर्षवर्धन हमने देखा था कि इससे पहले पुष्यभूति जो था वंश उसी के टाइम के का था ये। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, हम एक को काट देंगे इसमें, तो एक को काट देंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं, यशोवर्मन और गोपाल। इसका देख लेते हैं कि इसका आंसर सी है 2 और 4, गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव ये था। अब ये तीनों में ये यशोवर्मन क्यों नहीं था ये देख लेते हैं। शशांक की मृत्यु के पश्चात 637 में लगभग एक शताब्दी तक बंगाल में अराजकता और अव्यवस्था का वातावरण व्याप्त रहा। जो 8वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य अशांति और अव्यवस्था से उबकर बंगाल की प्रमुख नागरिकों ने गोपाल नामक एक सुयोग्य सेनानायक को अपना राजा बनाया। तो गोपाल नागरिकों ने बनाया था। फिर गोपाल ने पाल वंश की स्थापना की। उल्लेखनीय है कि पल्लव जो शासक थे नंदीवर्मन द्वितीय को नंदीवर्मन पल्लव मल के नाम से भी जाना जाता है, तो ये भी दूसरा। ठीक है, गोपाल और नंदीवर्मन द्वितीय। यशोवर्मन नहीं थे और हर्षवर्धन नहीं थे। हर्षवर्धन जो थे वो वर्धन राजवंश का सबसे प्रतापी शासक था, जिसका जन्म 591 के लगभग हुआ था। यशोवर्धन की जो राजधानी थी वो कन्नौज थी और 700 से 740 के मध्य माना जाता है इसका कार्यकाल। ठीक है, अगला मध्यकालीन इतिहास है। देखो इसका टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा की जाती थी? तो किसके शासनकाल में की जाती थी? नासिरुद्दीन खुसरो शाह। तो खिलजी वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवताओं की पूजा की जाती थी। नासिरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान था। उसने पैगंबर की सेनापति की उपाधि धारण की थी। उसकी शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु, इस्लाम खतरे में है किनारे लगाए थे। इसका शासनकाल भारतीय मुसलमान द्वारा राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का द्वितीय प्रयास था और प्रथम प्रयास जो था नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में इमामुद्दीन रेहान ने किया था। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी। तो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। ठीक है, इसके द्वारा ही उत्तरी पश्चिमी सीमा पर जो बलबन द्वारा लगाए गए किलों की मरम्मत कराई थी और सभी किलों में स्थायी रूप से सेना रखी गई थी। साथ ही दिल्ली तथा सीरी के किलों की मरम्मत भी कराई गई थी। इसके समय ही जो मंगोल आक्रमण से राज्य की सुरक्षा की गई थी और सबसे अधिक राज्य का विस्तार भी इसी के टाइम पे हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन ही मुगल काल साम्राज्य से है। तो जो मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था?
तो ये था मुर्शिद कुली खां। मोहम्मद शाह फर्रुखियत द्वारा 1717 में नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार मुर्शिद कुली खां था। इसी के साथ बंगाल में जो वंशानुगत सूबेदारी शासन की शुरुआत हुई थी और उसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद, नाम मुर्शिद कुली खां है तो मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। 1719 में फर्रुखियत द्वारा मुर्शिद कुली खां से को उड़ीसा क्षेत्र को की भी सूबेदारी प्रदान कर दी थी। और 1727 में सुजाउद्दीन 1739 में कौन आया था, सरफराज खां। और 1740 में अलीवर्दी खां। और 1756 में सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये विविध से मान लो। तो इसमें है कि किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था तो घोषित किसको किया था, तो ये किया था लहना को, बाकी नहीं किया बाला, मर्दाना और श्रीचंद को। अभी कौन थे, तो गुरु नानक द्वारा जो लहना था वो अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था और लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था, इसका नाम अंगद भी था। गुरु अंगदेव सृजनात्मक व्यक्तित्व और आध्यात्मिक क्रियाशीलता से परिपूर्ण थे, जिसके कारण वे सिखों के द्वारा दूसरे महान गुरु भी बने थे। ठीक है, इनका जन्म 31 मार्च 1504 को पंजाब के फिरोजपुर के में हरी के नामक गाँव में हुआ था। उल्लेखनीय है कि श्रीचंद्र जो थे वो गुरु नानक। इसमें अगला टॉपिक है आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास से मुगल साम्राज्य का विकर्ण और यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ। ठीक है, तो मुगलों के बाद का ये आधुनिक इतिहास से क्वेश्चन पूछे गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पहला है कि भारत आने वाला यात्री पुर्तगाल का नहीं था, कौन सा नहीं था, तो ये है पीटर मुंडी है। तो यहाँ से क्वेश्चन है कि जो विदेशों से भारत आए थे यात्री, उनके नाम पता होने चाहिए और वो कौन से देश से रिलेटेड थे। ठीक है, भारत आने वाले विदेशी यात्रियों में पीटर मुंडी जो था वो ब्रिटेन का निवासी था, जो शाहजहाँ के शासनकाल में भारत आया था। तो विकल्प में जो दिए गए हैं बाकी डुआर्ट बारबोसा, डोमिंगो पायस और फर्नाओ नुनीज पुर्तगाली, ये पुर्तगाल के थे तीनों। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सामाजिक सांस्कृतिक जनजागृति, निम्न जाति, मजदूर संघ, किसान आंदोलन, अन्य आंदोलन से रिलेटेड है। तो इनकी क्रोनोलॉजी है, क्रमानुसार लगाने हैं। तो जैसे लाला हरदयाल जो थे वो गदर पार्टी की स्थापना की थी उन्होंने 1913 में। ठीक है, फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इनकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी 1905 में। हिक्की की बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में किया गया था। और सर विलियम जॉन्स जो थे वो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में की गई थी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो प्रमुख संस्थाएं, संधियां और आयोग अधिनियम से रिलेटेड है। ठीक है, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में बात करें तो इसकी स्थापना 10 जून 1800 ईस्वी को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई थी। और इसकी स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। ठीक है, तो ये जो डेट है ना, ये 10 जून, ये गलत है, 10 जुलाई को हुई थी। तो पहला गलत, दूसरा सही। तो इसका आंसर हो जाएगा पी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को हुई थी और लॉर्ड जो वेलेस्ली द्वारा कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में किया गया था। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना। 1802 में डायरेक्टरों के आदेश पर यह कॉलेज बंद कर दिया गया और इसकी जगह 1806 में इंग्लैंड के हेलेबरी में प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन है कि ये अभिकथन है कि भारतीय पेशनों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया। तो पहला सही है। दूसरा है कि वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, ये भी सही है। और दोनों की व्याख्या भी सही है, क्योंकि उनका जो इसको इस्टेब्लिश करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो जो भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी, पहला सही है। दूसरा है भारतीय सिविल सेवा में जो 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपवासियों से अधिक था, दूसरा भी सही है। ठीक है, तो ये हो गया कि जो भारत शासन अधिनियम 1919 द्वारा एक लोक सेवा आयोग के गठन की बात की गई थी और उसका गठन जो हुआ था वो 1926 में हुआ था। इस अधिनियम के तहत पहली जो ICS परीक्षा ब्रिटिश सिविल सेवा के अधीन 1922 में इलाहाबाद में आयोजित की गई थी। 1941 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में यूरोपीय जो प्रतिभागियों के उत्तीर्ण होने की संख्या भारतीयों की अपेक्षा कम हो गई थी। अगला जो टॉपिक है वो समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं से है। तो ये था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय जो कविता थी फिरंगिया, लिखने वाले कवि का क्या नाम था। जो कवि थे वो कौन थे, तो वो थे मनोरंजन। तो मनोज प्रसाद सिन्हा द्वारा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया की रचना की गई थी और यह कविता 1921 में ऐसे ही आंदोलन के दौरान लिखी गई थी। उल्लेखनीय है कि मनोरंजन प्रसाद सिन्हा भोजपुरी के लेखक, कवि और प्रोफेसर राजेंद्र कॉलेज छपरा बिहार के प्रधानाचार्य थे। इनका जन्म जो था वो 10 अक्टूबर 1900 को हुआ था। अगला जो टॉपिक है वो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन से है। तो ये जो टॉपिक दिए हुए हैं ना, इन पर ज़्यादा हमें फोकस करना है। यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे कि है काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान जो आरोपी पंडित रामविलास बिश्नोई को उत्तर प्रदेश में किस शहर में फांसी दी गई थी, तो वो गोरखपुर था, उसमें दी गई थी। तो 19 दिसंबर 1927 को रामप्रसाद बिश्नोई को गोरखपुर जेल में काकोरी षड्यंत्र केस के आरोप में फांसी दी गई थी और 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र के आरोप में रामप्रसाद बिश्नोई, राजेंद्र लाहड़ी और अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह को फांसी दी गई थी। रामप्रसाद बिश्नोई का जो जन्म है 11 जून 1897 को शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो काकोरी कांड का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। अगला जो है वो विविध से है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये कि पहला है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था, ये सही है। वे असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, नहीं, वो उन्होंने जब त्यागी थी तब जब जलियांवाला हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो ए सही है और गलत है इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल 1919 को मैसूर के जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी और नहीं कि असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसी प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा गया था। तो कोतवाल, दरोगा, अमला, जमींदार। देखो कोतवाल नहीं सुना था, जमींदार की तो सत्तियों को छीन रहे थे लोग। ठीक है, तो ये दरोगा था,
उस टाइम पे तो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में दरोगा को प्राय कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थायी प्रतिनिधि कहा जाता था। और कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में एक दरोगा तथा उसकी सहायता के लिए पुलिस कर्मचारी की नियुक्ति की। जमींदारों के पुलिस अधिकार समाप्त कर दिए गए तथा अंग्रेज दंड नायकों को जिले के पुलिस का भार दे दिया गया। मुगल काल में कोतवाल नगर के पुलिस के प्रधान के रूप में कार्य करता था, जबकि जो जमींदार थे वो भूस्वामी होते थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण जो लक्ष्य प्राप्त करना है, 2030 तक शून्य नेट कार्बन उत्सर्जन। तो ये तो ऐसे ही करंट का भी डाल दिया इसमें बीच में, तो इसके दोनों ही सही होंगे। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है? संस्कृति के 4 अध्याय तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। तो पुस्तक के लेखक रामधारी सिंह दिनकर। इस पुस्तक में दिनकर जी ने भारत के सांस्कृतिक इतिहास को 4 भागों में बांटकर लिखने का प्रयास किया है। और इनकी और अलग रचनाएं हैं, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और स्मृति। ठीक है। अगला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, युद्ध और वर्ष काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जैसे कि इसमें पूछा है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का द्वितीय, सेकंड वाला ये सेकंड है, ये भी सेकंड है, और ये मैसूर का है सेकंड वाला, ये फ्रांसीसी का है, ये मराठा का है सेकंड वाला, और ये अफगान युद्ध है। तो इसमें अगर बात करें आंग्ल मैसूर युद्ध तो ये हुआ था 1778 से 80 के बीच। ठीक है, इसका 3 है। और फ्रांसीसी युद्ध हुआ था 1750 से 54 के बीच, तो ये रहा। और मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के, ये। और अफगान हुआ था 1780 से 78 से 80, ये हुआ था अफगान युद्ध। 1878 से 80 हुआ था अफगान युद्ध, और 1780 से 84 हुआ था मैसूर। ठीक है। अगला है, इसके आंसर ये हो सकते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 84, और सेकंड फ्रांसीसी युद्ध जो हुआ था 1750 से 54, और सेकंड मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 5 के बीच, और सेकंड अफगान युद्ध जो हुआ था 78 से 80। देखो अंग्रेज तो लड़ी रहे थे सबसे, बाकी ये इंपॉर्टेंट है कि किस किसके साथ युद्ध हुआ था इनका। ठीक है। अगला है कि घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। जैसे करजन वाली की हत्या 1909 में हुई थी, खुदीराम बोस को मृत्युदंड 1908 में दिया गया था, बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी समाचार पत्र का आरंभ 1881 में हुआ था, और अबुल कलाम आजाद द्वारा अल हिलाल समाचार पत्र का प्रारंभ 1912 में हुआ था। इसको क्रम से लगा देना खुद। फिर अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये होता था, इसमें 40 हम लगा सकते हैं। वैसे कि ये है कि यूपीपीसीएस ने इसका सही उत्तर यही माना है, बाकी ये बता रहे हैं कि 52% व्यय होता था। ठीक है। अगले में हमारा भूगोल आ जाता है। तो ये हमारी जो अभी हमने पढ़े हैं, तो ये 2021 प्री और मेंस के क्वेश्चन पढ़े हैं। ठीक है।